पिछले दिनों हम लोगों ने सभ्यता और संस्कृति के बारे में चर्चा की। हमने जाना था किस प्रकार मानव ने सुसंस्कृत होने पर या उसमें बौद्धिक चेतना का जब विकास हुआ तो अपनी सुख सुविधाओं के लिए उन्होंने एक अनुशासन का विकास किया। वही अनुशासन एक जनसमूह द्वारा जब ग्रहण किया गया और उसका अनुपालन किया गया तो सभ्यता के रूप में माना गया। और उस अनुशासन या व्यवस्था के अंतर्गत मानव समाज जो अपना जीवन जी रहा था या आने वाली पीढ़ियां भी उसी प्रकार से जीवन निर्वहन कर रही थी, तो उस समाज की या उस समुदाय की सभ्यता कहलाई। उस समाज या समुदाय की सभ्यता कहलाई। आपके पाठ में जो आनंद कौशल्यायन के द्वारा रचित है संस्कृति, इन्होंने संस्कृति पाठ में सभ्यता और संस्कृति को एक नूतन परिभाषा दी, नई पहचान की। इसको आप कह सकते हैं कि संस्कृति और सभ्यता के लिए हमारे निबंधकार कौशल्यायन जी ने एक विकासशील सोच रखा, जिसको आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि यही वस्तुतः संस्कृति और सभ्यता की परिभाषा होनी चाहिए, या इसी रूप में हम सभ्यता और संस्कृति को ग्रहण कर सकते हैं। मूल रूप से अगर आप देखें तो संस्कृति का संबंध मानव के अंतरतर से है, अर्थात अंतरात्मा से। संस्कृति का संबंध मानव के अंतरतर से है, अर्थात उसकी अंतरात्मा से। संस्कृति मानव के अंदर पनपता है, वहाँ कल्पना आती है, सोच आती है, फिर दूसरों के कल्याणार्थ या पूरे मानव समाज के कल्याणार्थ या सृष्टि के कल्याणार्थ। केवल मानव समाज ही कहे तो वो सीमित हो जाए, संकुचित हो जाए। अगर सृष्टि की बात करें, पूरे संसार की बात करें, और ऐसे भी भारत की जो संस्कृति है वसुधैव कुटुंबकम वाली है, ये दुनिया की सोच रखता है, केवल अपनी सोच नहीं रखता, पूरे दुनिया की सोच ये रखता है। तो पूरे सृष्टि के कल्याणार्थ जब कोई व्यक्ति अपनी अंतरात्मा से कोई नई चिंतन करता है, कल्पना करता है, और जब उसको वह व्यक्ति खोज के रूप में, इजाद के रूप में, आविष्कार के रूप में मानव समाज के समक्ष प्रस्तुत करता है, तो वो क्या कहलाता है? संस्कृति। क्या कहलाता है? और इस संस्कृति का मतलब ये खोज केवल भौतिक सुख के लिए नहीं है, समग्र सुख के लिए, मानव या सृष्टि के समग्र सुख के लिए, सब प्रकार के सुखों के लिए, केवल भौतिक नहीं, केवल भौतिक नहीं, समग्र सुख के लिए। लेकिन सभ्यता का जो संबंध है भौतिकता से, भौतिकता से, भौतिकता का मतलब कि जैसे इस पाठ में आप देखेंगे संस्कृति में बताया गया है, लेखक ने बताया है, आग की आविष्कार की उसने चर्चा की, उदाहरण दिया, सुई धागे का उदाहरण दिया, बताया है
कि मानव अपनी पेट की आग को बुझाने के लिए, अर्थात अपने भूख को मिटाने के लिए, जब उसे सुपाच्य भोजन की आवश्यकता हुई, यही न रही होगी, यही रही होगी। कच्चा पदार्थ हम जानते हैं, आपने भी देखा होगा, समाजशास्त्र में पढ़ा होगा, जाना होगा कि जब मानव वन में अपना जीवन गुजार रहा था, क्योंकि पृथ्वी का अधिक से अधिक भाग वन संपदाओं से ढका था, उसी में मानव जी रहा था। उस समय में आज की तरह से बोरवेल, ट्यूबवेल, क्या कूप ये सब नहीं हुआ करते थे, जल मीनार वगैरह की व्यवस्था नहीं रही होगी, तो मानव सभ्यता हमारा कहाँ विकसित हुआ? नदियों के किनारे। उन नदियों के किनारे जहाँ जो 12मासी पानी से भरा रहता था, जल से बंद रहता, मानव सभ्यता कहाँ विकसित हुई? जहाँ 12 मास, जिसको 12मासी नदियां कहेंगे। कुछ नदियां ग्रीष्म ऋतु में सूख जाती, वो 12मासी नहीं कहलाती। 12मासी गंगा है, 12मासी ब्रह्मपुत्र है, 12मासी है। बहुत सारी ऐसी नदियां हैं देश की जिसमें 12 मास जल रहता है। तो मानव सभ्यता भी उन नदियों के किनारे विकसित। जब विकसित हुआ, जो पहले केवल फल से अनाज को, जल का जब उसको प्राप्ति हुई होगी तो अन्न को पानी में भिगोकर ग्रहण करता होगा, फुलाकर, जिसको कहते हैं खाना। फिर मांस, जानवरों को जब वो शिकार करता रहा होगा तो कच्चा मांस खाता रहा होगा। तो जब इन चीजों से उसको कहीं न कहीं पाचन संबंधी या उसके अन्य किसी संबंधी समस्याएं आने लगी, तो उसने अपने इस भूख को मिटाने के लिए प्रयास किया होगा। हो सकता है जब उसने देखा होगा पत्थर आपस में टकराए होंगे, चिंगारी बिजली होगी, सूखे पत्तियां होंगे, वहां पर उसमें आग धधका होगा। फिर उसके अंदर में सोच आई होगी, इन पत्थरों को टकराता हूँ, कहीं आग इससे निकल जाए। उसने ऐसा प्रयास किया, क्या होगा ना, प्रयास किया होगा। तो ऐसी स्थिति में आग का आविष्कार हुआ होगा, और आग की आविष्कार के साथ एक विशेष सुख सुविधा मानव को प्राप्त हुआ। मानव समाज को आग के आविष्कार के साथ एक बहुत बड़ा भौतिक सुख प्राप्त हुआ। भौतिक सुख। अब वह भिगोए हुए अनाजों को पानी में उबाल करने में सक्षम था। अब वह अनाजों को पकाने में सक्षम था, फलों को भी उबाल सकता था, सब्जियां तैयार कर सकता था, मांस को भी पकाकर खाने में उसे आनंद मिला रहा होगा। इस तरह से आग के आविष्कार से मानव को एक भौतिक सुख प्राप्त, लेकिन भूख मिट जाने से उस समय का मानव क्या सुसंस्कृत हो गया होगा? उस समय भी आप जब पीछे के इतिहास को देखेंगे, इतिहास से इस बात को अगर जोड़ कर देखें तो पाएंगे कि उस समय भी जो मानव की सभ्यताएं जहां जहां रहती थी, वो आपस में अपने अस्तित्व के लिए संघर्षशील थी। एक समुदाय दूसरे समुदाय पर आक्रमण कर दिया करता था, उनके संसाधनों को, भौतिक संसाधनों को झपटने के लिए। अगर वह सुविधापूर्ण स्थान पर रह रहा है तो उस स्थान को कब्जा करने के लिए, अगर वह सुविधापूर्ण स्थान पर वो समुदाय है तो उसको कब्जा करने के लिए कि यहाँ से इनको पलायन कर दूं और मैं वहां व्यवस्थित हो जाऊं, या उन लोगों ने अगर बहुत सारे भौतिक साधनों को इकट्ठा कर लिया है तो उसको मैं लूट लूं, उनको परास्त करके वो चीजें छीन लूं, जब्त कर लूं और उसका हम उपभोग कर भौतिक सुख दे। तो वो जो दौर था सभ्यताओं के बीच, वो संस्कृति का दौर नहीं।
भौतिक सुविधा के लिए दूसरे समुदाय पर आक्रमण करना, उसके साथ मारकाट करना, ये संस्कृति नहीं कहलाती। ये संस्कृति नहीं कहलाती। ये सभ्यताएं, एक सभ्यता दूसरे सभ्यता पर से भौतिक सुविधाओं को पाने के लिए इस प्रकार का आचरण करते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संस्कृति का संबंध मानव के आत्मा से, अंतरतर से, अंतरात्मा भी कह सकते हैं, और सभ्यता का संबंध भौतिकता से। सभ्यता का संबंध किससे है? भौतिकता से। इस पाठ में आप देखेंगे, लेखक ऐसे आप जानते हैं कि लेखक बौद्ध भिक्षु, और इन्होंने अपनी रचनाएं, इनका गांधी जी के क्रियाकलापों पर, इनके जीवन में गांधी जी के क्रियाकलापों का बेहद प्रभाव। इन्होंने अपनी साहित्यिक रचनाओं में मानवीय व्यवहार जो है, मानव का मानव से कैसा व्यवहार होना चाहिए, आचरण होना चाहिए, ये भिक्षु हैं, तो ये जगह जगह की यात्राएं किया करते थे गौसंख्याएं की। और ये गांधी जी के प्रति, गांधी जी की सोच के प्रति, गांधी जी के द्वारा प्रतिपादित विषयों पर इनका गहन अध्ययन भी रहा है। तो गांधी जी के की सोच को, गांधी जी के आचरण को अपनी साहित्यिक रचनाओं में इन्होंने पूरा स्थान दिया। तो इनकी रचनाएं जो है, ये जैसे पाठ हमारा जो संस्कृति है, इनका मैंने बताया कि यार इनका क्या व्यक्तिगत चरित्र रहा है जीवन में, तो ये पाठ जो है मानवीय आचार और व्यवहार से संबंधित पाठ, मानवीय आचार व्यवहार से संबंधित पाठ है। मानव के लिए संस्कृति या सभ्यता किस प्रकार परिभाषित हो सकता है, उसको इन्होंने इस पाठ में बताया। स्पष्ट? कोई दिक्कत? पहली बात, इस पाठ में क्या है? तो इस पाठ में एक ही विषय मुख्य है, वह है सभ्यता और संस्कृति में अंतर। इस पाठ का एक ही मूल विषय है, सभ्यता और संस्कृति में अंतर। और सभ्यता संस्कृति के अंतर को इन्होंने बड़े अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है। सभ्यता, सभ्यता से सभ्य व्यक्ति, सभ्य को किसे कहेंगे? संस्कृति से सुसंस्कृत, जो किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग हो रहा है। इन चीजों को इसमें रखा है। और संस्कृत के साथ इन्होंने एक अच्छी परिभाषा दी है, असंस्कृत व्यक्ति। असंस्कृत व्यक्ति, तो हमने देखा इस पाठ में सभ्यता, संस्कृति, सभ्य, संस्कृति या सुसंस्कृत, और एक शब्द है असंस्कृत। इन 5 शब्दों को परिभाषित किया गया है, स्पष्ट किया गया है, और इसके लिए सुस्पष्ट उदाहरण दिया गया है। अगर पूरे 10वीं की सारे पाठों को आप देखें, तो यही एक पाठ ऐसा है जिसमें लेखक ने अपने विचार, अपनी चिंतन सुस्पष्ट शब्दों में अच्छे उदाहरण के साथ सभी पाठकों के लिए, आप जैसे अच्छे अध्येताओं के लिए रखना। ठीक है?
रखा है ना। तो पहली चीज पर आते हैं संस्कृति। इस पाठ में संस्कृति क्या है? आप क्या सोचते हैं संस्कृति क्या हो? आपके पास भी तो संस्कृति का कोई चिंतन है, बताइए संस्कृति क्या हो? कि संस्कृति का अर्थ है रीति रिवाज, यही ना। और कोई दूसरी, कुछ बच्चों ने कहा कि वस्त्र, किसी ने कहा खान पान, किसी ने कहा रीति रिवाज, किसी ने बताया जैसे इस कक्षा में है भाषा। ये सब इन लोगों का कहना है, ये सब विषय संस्कृति के विषय आपके अनुसार यही है। लेकिन जब इस पाठ को आप देखेंगे, लेखक का जब मत जानेंगे, तो आप पाएंगे कि नई खोज करने की जो प्रवृत्ति है, नई खोज करने की प्रवृत्ति, अर्थात खोज करने की योग्यता, प्रेरणा और प्रवृत्ति। योग्यता, प्रेरणा और प्रवृत्ति, जिसमें है वही संस्कृति है, वही संस्कृति। अगर योग्यता ना हो, प्रवृत्ति ना हो और प्रेरणा ना हो, योग्यता होनी चाहिए, अनिवार्य है, तभी आप संस्कृति देने की सोच सकते हैं। वही व्यक्ति सोच सकता है संस्कृति देने का जिसमें योग्यता है। खोज वही तो करेगा जिसमें योग्यता है। खोज भी कई तरह का है। एक स्वयं के लिए, भौतिक सुख के लिए, अपने भौतिक सुख के लिए, और दूसरा है सबों के कल्याण के लिए। सबों के केवल भौतिक कल्याण के लिए नहीं, जिसमें आप कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति में योग्यता है, प्रवृत्ति है, प्रेरणा, ये तो संस्कृति के अंग है, यही संस्कृति दे सकते हैं। इसके लिए बहुत अच्छा उदाहरण दिया है न्यूटन। 2-3 उदाहरण है इसमें। न्यूटन के लिए न्यूटन ने जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया, दूसरा आग की खोज, तीसरा सुई धागे का आविष्कार। लेखक ने बताया कि न्यूटन ने कल्पना की वृक्ष के नीचे रहा होगा, हम भी आप भी जानते हैं न्यूटन वृक्ष के नीचे बैठा करते थे, हमेशा उनके सामने फल गिरता रहा होगा। वृक्ष के नीचे वो फलदार है तो उसके नीचे तो फल गिरना स्वाभाविक है, लेकिन इन फलों के गिरने से एक बार उनके मन में ये कल्पना आई कि फल नीचे क्यों गिरता, ऊपर क्यों नहीं चला। तो ये जो कल्पना है, और फिर उनमें ये योग्यता थी, तभी तो उन्होंने कल्पना की। या पहला योग्यता, दूसरा प्रवृत्ति, तीसरा प्रेरणा। अभी हम लोगों ने उदाहरण देखा आइजैक न्यूटन का, वृक्ष के नीचे जाना, बराबर फलों को गिरते हुए, सेब को गिरते हुए देखना, एक बार अनायास
उनकी यह भावना, उनमें यह भावना विकसित होती है कि फल नीचे क्यों गिर रहे हैं, और उनसे ही उनको प्रेरणा प्राप्त हुई और फिर प्रेरित होकर अपनी योग्यता का उन्होंने प्रयोग किया और उससे वो प्रवृत्त हुए एक नई खोज लेने के लिए, पूरी मानवता के कल्याण के लिए। वही खोज बाद में गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत कहलाया। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि योग्यता, प्रवृत्ति और प्रेरणा ही संस्कृति है। योग्यता, प्रेरणा, प्रवृत्ति ही संस्कृति है। दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं, नए नए खोज करने की प्रवृत्ति, नए नए नूतन, जो पहले नहीं हुआ उससे हटके कुछ नया देना, और स्व त्याग करने की भावना, अपना त्याग, उसमें अपना लाभ नहीं, दूसरों का कल्याण उसमें छुपा। नया नया खोज, लेकिन वह क्या, दूसरों के कल्याण, दूसरों के परमार्थ के लिए। इस तरह की जो प्रवृत्ति है, ये जो आचरण है, यही संस्कृति कहलाता है। पाठ में हमारे लेखक भगवंत आनंद संज्ञान में इसको सुस्पष्ट किया। उन्होंने सुसंस्कृत व्यक्ति को भी परिभाषित किया है। कहा है, वह व्यक्ति जो नई खोज करता है और उस खोज में प्रेरणा और प्रवृत्ति दोनों होती है। प्रेरणा और प्रवृत्ति, प्रेरणा होना चाहिए। और प्रेरणा कहाँ का विषय है? अंतर्तर का विषय है, अंतरात्मा का विषय है। इस प्रकार हम संस्कृति को जो आत्मा से जोड़कर चर्चा कर रहे थे, उस रूप में देख सकते हैं। प्रेरणा अंतर्तर का विषय, आत्मा का विषय। दूसरा आपको कितना भी प्रेरित करे, अगर आत्मा ने उसको स्वीकार नहीं किया तो आप प्रेरित नहीं होंगे। ये शाश्वत है। बाह्य उपकरण आपको जितना भी प्रेरित कर ले, आपका आत्मा तभी प्रेरित होगा, आपकी आत्मा तभी प्रेरित होगी जब आप अंतर्गत को स्वीकार करना। सुसंस्कृत का आशय वह व्यक्ति जो नूतन खोज करता हो और